मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा देश के नाम संबोधन पर। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में चौथी बार राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए। लोगों में ये बड़ा ही कयासबाजी चल रहा था कि आखिर इस बार राष्ट्र के संबोधन में कौन सा मुद्दा होगा। लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि अब तो लॉकडाउन खत्म हो चुका है, बल्कि अब अनलॉकडाउन चल रहा है और उसकी दूसरी अनलॉकडाउन की गाइडलाइन भी अब सार्वजनिक रूप से प्रेषित की जा चुकी है। तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम उद्बोधन का मुख्य अवयव क्या होगा। लोगों ने यह भी कयास लगाया कि भारत और चीन के बीच चल रही सीमाओं पर तनाव को लेकर के प्रधानमंत्री कुछ नई घोषणा करेंगे। परंतु जब राष्ट्र के नाम संबोधन आया तो इस बात का भी अंदाजा लगा था कि जब लॉकडाउन की पहली पहल घोषणा की गई थी तो देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए जो कुछ इमदाद और राहतों की जो घोषणा की गई थी उसकी मियाद कल 30 जून को पूरी होने जा रही थी और उस मियाद को फिर अगले कुछ और महीनों के लिए बढ़ाए जाने का भी अंदाजा लोग लगा रहे थे। दोस्तों, हुआ भी यही। जो प्रधानमंत्री गरीब राहत योजना के नाम पर जो पहले हर परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, 1 किलो दलहन और औरतों को जनधन अकाउंट में 500 रुपया माहवार और किसानों को उनके सम्मान निधि में 500 माहवार जो देने की घोषणा की गई और पिछले 3 महीने में उसे दिया भी गया। अब उसमें से जो फ्री अनाज जो प्रति व्यक्ति परिवार में जो 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा था, उस अनाज को अब अगले 5 महीनों के लिए फिर से प्रधानमंत्री ने देने की घोषणा की है। और इस घोषणा को लेकर के यह बात पूरी तौर पर प्रकट हो गई कि प्रधानमंत्री किसी भी तरीके का यदि राहत देते हैं तो उसका श्रेय लेने से नहीं चूकते। अभी तक बात ये हो रही थी कि प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़ी योजना और राहतों का ऐलान करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री उपसर्ग का शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं और बताते चलें कि करीब 3 दर्जन योजनाएं और घोषणाएं वो प्रधानमंत्री के नाम के साथ ही संबोधित होती हैं। ऐसे में कोरोना पैंडेमिक के बहाने जो देशवासियों को राहत दी गई उसका भी नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत योजना का नाम रखा गया और इसके तहत यह तय हुआ कि 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, चाहे चावल या गेहूं, 1 किलो चना जो है वो प्रदान किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री की घोषणा में यह नहीं कहा गया कि उन्हें उज्ज्वला का गैस भी प्रदान किया जाएगा। इन्होंने यह नहीं कहा कि जनधन अकाउंट में महिलाओं को पुनः 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन किसान सम्मान जो योजना है वह 12 मासी योजना है। उसके बारे में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो 500 रुपया प्रति माह जो हर 4 माह पर 2000 रुपये की राशि किसानों के करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में जो जाती है वह पूर्ववत जो है वो लागू रहेगी। दोस्तों, लॉकडाउन किस तरीके से किया गया, कैसे लाया गया, इसको लेकर के तो अब काफी विमर्श हो चुका है और इस बात के अब करीब पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। देश ने लॉकडाउन के जरिए और पुनः फिर अनलॉकडाउन के जरिए कोरोना को लेकर के क्या नजारा दिखा सब हमने देखा। हमने यह भी देखा कि जब केवल 200 से 300 संक्रमित जब रोगी थे तो पूरा देशव्यापी लॉकडाउन केवल 4 घंटे के एवज में कर दिया गया और जब देश में 2.5 महीने के बाद जब संक्रमित केसों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, तेजी से बढ़ने लगी, रोजाना केसेज में ज्यादा बढ़ोतरी हुई और देश के कुछ खास राज्यों और महानगरों में इस रोग के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ी, वैसे ही हम लोगों ने अनलॉकडाउन का भी नजारा देखा। यानी सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को, व्यक्तिगत गतिविधियों को खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है कई तरीके की छूटें दी, रियायतें दी। हमने यह भी देखा कि 1 जून से जब राजधानी दिल्ली में
जब अचानक जो है लॉकडाउन में कुछ ज्यादा रियायतें दी गई, बसों को चालू कर दिया गया, सारे प्राइवेट दफ्तर खोल दिए गए और सारे प्राइवेट व्हीकल और जो कमर्शियल व्हीकल जो ओला और उबेर की हैं, जब उन्हें एक तरह से अनुमति दी गई तो हमने देखा कि दिल्ली में कई गुना केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। उस दिल्ली में जब संक्रमित रोगियों की संख्या केवल 3000 थी, अब एक महीने के भीतर उन रोगियों की संख्या बढ़कर 80,000 हो चुकी है। पूरे देश की बात करें तो देश में संक्रमित कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब 5.5 लाख हो चुकी है और इससे मरने वालों की संख्या का आंकड़ा करीब 17,000 को पार कर चुका है। लेकिन शुक्र इस बात का है कि हमारे देश में जो रिकवरी करने वाले पेशेंट हैं, उनका जो प्रतिशत आंकड़ा है वह करीब 60% तक पहुंच चुका है। यानी कि 5.5 लाख संक्रमित रोगियों में 3 लाख से ज्यादा रोगी जो है वो ठीक हो चुके हैं। इनमें से करीब एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख है और करीब 17 से 17,500 लोग जो है इससे काल कवलित भी हो चुके हैं। कल की प्रधानमंत्री की घोषणा में यह बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने लोगों को यह बार बार चेताया कि कोरोना पेंडेमिक के बहाने जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म तय किया गया है, जो मुंह में मास्क लगाने का जो एक तरह से डायरेक्टिव तय किया गया है, जो बार बार हाथ को धोने और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने को कहा गया है, उसको लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। प्रधानमंत्री ने एक स्कूल शिक्षक के भांति देश के 130 करोड़ जनता को जो आह्वान किया, शुक्र है कि इस बार उसमें अहंकार का भाव नहीं था, उसमें इस बार आत्म प्रवंचना नहीं थी, उसमें प्रधानमंत्री ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि उन्हें फिर से इस देश का मिडिल क्लास जो है सर आंखों पर उठाएगा और उनके लिए ताली और थाली बजाएगा। शुक्र है प्रधानमंत्री के भाव इस बार बदले हुए थे, उसमें अहंकार नहीं था, चेहरे पर सौम्यता थी और बार बार वह इस बात का जिक्र कर रहे थे कि निर्णय में संवेदनशीलता होनी चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि उनके शुरुआती राष्ट्र के उद्बोधन में, उनकी शुरुआती घोषणाओं में, उनके शुरुआती लॉकडाउन के वो तमाम जो है गाइडेंस में वह एक तरह से संवेदनशीलता का भाव नहीं दिखा था। उसमें कहीं न कहीं जल्दीबाजी, आपाधापी, एक बदहवासी का भाव दिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री एक पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि उनका निर्णय, उनका जो नियमन है वो और देशों की तुलना में ज्यादा त्वरित है, वो अचानक और अचूक फैसले लेते हैं। उन्होंने इस बात को अपने बयान से भी एक बार जाहिर किया था कि हम दुनिया को सरप्राइज करना चाहते हैं कि हमने कोरोना पेंडेमिक पर जो बचाव किया वो सबसे अव्वल था। दूसरा, प्रधानमंत्री ने यह भी किया कि कोरोना पेंडेमिक के बहाने जो हम देश में जो इकोनॉमिक रिकवरी करेंगे, हम उसके जरिए भी पूरी दुनिया को सरप्राइज करेंगे। लेकिन शुक्र है प्रधानमंत्री ने उस अहंकार के शब्दों को और उस अहंकार के वाक्यों की पुनरावृत्ति कल के राष्ट्र के नाम के संबोधन में नहीं करी। उन्हें वस्तु स्थिति को जाना, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने शुरू में कुछ गलतियां की हैं। यह बात अलग है कि उन्होंने इसकी स्वीकारोक्ति नहीं की। दोस्तों, हमें ये कहना पड़ेगा कि जो ये 5 किलो का जो अनाज की जो ये घोषणा की गई है, वह इतने बड़े मुल्क में और यह देश जो आजकल कहीं न कहीं कई मानकों में एक तरह से संपन्न हुआ है, वह ये घोषणा इतनी भी बड़ी नहीं थी या इतनी भी बड़ी मौलिक सुधार की घोषणा नहीं थी कि इसका राष्ट्र के नाम उद्बोधन के जरिए इसका प्रधानमंत्री श्रेय ले। लेकिन प्रधानमंत्री श्रेय लेने का कोई भी मौका नहीं खोते, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो, चाहे वो लोगों से अपने तमाम ऐप के जरिए जुड़ने को लेकर के हो, चाहे वो अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए हो, चाहे प्रधानमंत्री का बार बार राष्ट्र के नाम संबोधन करना रहा हो। परंतु दोस्तों, हम ये बता दें कि ये अनाज के बहाने जो सरकार ने कहा, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार 90,000 करोड़ रुपए का वहन करेगी और इसके पहले 3 महीने के दौरान वह 60,000 करोड़ का एक तरह से वहन कर चुकी है। यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया केवल सरकार मुफ्त के अनाज में वहन करने जा रही है। इसके अलावा सरकार ने एक जो बड़ा अच्छा काम किया है, जो मेरी नजर में ज्यादा एक तरह से वास्तविक राहत देने वाला,
और अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं से बल देने वाला कार्यक्रम है, जो उन्होंने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जो 50,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा है। दूसरा 34,000 करोड़ रुपए और करीब 30,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि जो कि अस्थायी योजना है, और करीब 25,000 करोड़ रुपए जो स्त्रियों के जनधन अकाउंट में जमा किए गए हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो भारत सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक तरह से राहत कार्य देश की 80 करोड़ निर्धन जनता के लिए किया है। चलिए, इस बात की एक तरह से इसे हम अच्छा मानते हैं कि कम से कम इस संकट काल में सरकार ने उन गरीबों के लिए कम से कम भोजन का प्रावधान रखा, और जिसके तहत पिछले 3 महीने उज्ज्वला के गैस भी उन्हें मुफ्त में दिए गए। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह जो पैंडेमिक जो महामारी है, इसके जरिए आप आंकड़ों पर नजर डालें, इससे प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो महानगर ज्यादा है। इससे प्रभावित होने वाला जो तबका है वो शहरी ज्यादा है, और इससे प्रभावित होने वाले कुछ राज्य ज्यादा हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि गुजरात, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और कुछ और दूसरे लेवल पर जाएं तो जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कमोबेश मध्य प्रदेश भी इस कोरोना पैंडेमिक से जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो जहां तक कोरोना पैंडेमिक से राहत को देने की बात है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो ये विशाल ग्रामीण वर्ग जो है, जो हम जानते हैं कि वो ज्यादा निर्धन है, ज्यादा अवसरों से वंचित है, जहां पर लाइफ स्टैंडर्ड शहरों की तुलना में कम होते हैं, जहां पर आय और रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध नहीं होते, परंतु कोरोना पैंडेमिक के बहाने उनकी स्थिति ज्यादा दुष्प्रभावित नहीं हुई है। दोस्तों, हमें ये मानना पड़ेगा, हमें दोस्तों ये जानना पड़ेगा कि हमारी देश की जो 65 से 70% जो ग्रामीण आबादी है, वह शुक्र है कि इस कोरोना पैंडेमिक से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। अगर हुई भी तो बड़ा यदा कदा और स्पोरेडिक रूप में कहीं कहीं पर हुई है। दूसरा, कोरोना पैंडेमिक के बहाने जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तार तार हुई है, उससे कमोबेश हमारा ग्रामीण भारत अछूता रहा है। हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब हमने लॉकडाउन 1 लाया था या लॉकडाउन 2 लाया था, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी कृषि और किसी भी व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधि को उससे वंचित रखा गया था, उससे अछूता रखा गया था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तरफ कोरोना पैंडेमिक का खौफ, भय भी वहां के लोगों को मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित नहीं किया, तो दूसरी तरफ कोरोना पैंडेमिक के बहाने ग्रामीण क्षेत्र को जिस तरीके से उनके तमाम पेशों के लिए पूरी छूट दी गई, पूरा अभयदान दिया गया, तो उससे उनकी आर्थिक गतिविधि भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। परंतु भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना पैंडेमिक के लिए राहतों की घोषणा की है, उस घोषणा में जो 80 करोड़ गरीबों को अनाज या दलहन या उज्ज्वला गैस या स्त्रियों को 500 जनधन अकाउंट में या किसानों के लिए सम्मान निधि का त्वरित भुगतान, ये सब हमारे ग्रामीण आबादी के लिए किए गए हैं, जिसे हमें कोई ऐतराज नहीं है। गांव का व्यक्ति होने के नाते और गांव की समस्या के रज्जे रज्जे से वाकिफ होने के नाते मैं उस बात का पूरा स्वागत करता हूं। परंतु सरकारों का दायित्व बनता है, सरकारों का ये प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि जब कोई भी महामारी या आपदा आती है, तो उस आपदा से त्वरित, प्रत्यक्ष और इंस्टेंट प्रभावित होने वाले लोगों की पूरी सुध ली जाए। हमने ये देखा कि जो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, इंदौर और भी आगरा, लखनऊ, कानपुर जैसे शहर, हैदराबाद जैसे शहर जो है वो कोरोना पैंडेमिक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी पूरी आर्थिक गतिविधि, उनकी पूरी परिवहन गतिविधि, उनके सारे व्यावसायिक गतिविधि पिछले 3.5 महीने से ठप पड़े हुए हैं। वहां पे रहने वाले जो गरीब हैं, मजदूर हैं, निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि मध्य वर्ग के भी लोग हैं, जो मध्य वर्ग
बहुत लंबे समय तक अपने बचत को उपभोग के लिए खर्च नहीं कर सकता, अंततः वो बचत खर्च ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और सरकारी इनकम पाने वाले या बड़े प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज जॉब करने वाले लोगों की संख्या महज 10% है। 90% वो कामगार लोग जो महानगरों और शहरों में रहते हैं और कोरोना से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, उनके लिए त्वरित राहत, फौरी राहत, रोजगार राहत या किसी भी तरीके का वजीफा या किसी भी तरीके का भत्ता, उससे कम से कम वो लोग अभी महरूम हैं। उसके लिए भारत सरकार को ये कल्पनाशीलता दिखानी चाहिए थी कि उन महानगरों में, शहरों में, राज्य की राजधानियों में वो रहने वाले करोड़ों गरीब निर्धन कामगार और रोज के रोज दिहाड़ी कमाने वाले असंख्य कैटेगरी के लोग, जिसका मैं विशेष रूप से जिक्र नहीं करना चाहता, जो अपने आप समझा जा सकता है, उसके लिए आखिर भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार ने क्यों नहीं उनके लिए एक अलग से कल्पनाशीलता दिखा करके उनके लिए राहत के पैकेज का ऐलान किया। हम ये मानते हैं कि अभी आर्थिक इंसेंटिव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आदमी रोज का रोज खर्चा कैसे चलाए, रोज का रोज उसके रोजाना उसे रोजगार भत्ता कैसे मिले। इसके तहत हमें ये देखना होगा कि ऐसे अभी कितने लोग हैं संगठित क्षेत्र में, खास करके जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जो वैसे भी हड़तालों की वजह से और लंबी लंबी छुट्टियों की वजह से साल के 6 महीने बंद रहते हैं। अब ये कोरोना पेंडेमिक के बहाने जो बाकी 6 महीने थे, अब उसमें भी बंद हो रहे हैं, लेकिन उनके तनख्वाह पर कोई जो है असर नहीं पड़ा है। वो ऑनलाइन तनख्वाह मिल रहा है। चलिए, उनको तनख्वाह मिलता है तो मुझे उनसे कोई जलन नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो ऐसे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगार, जो एक तरह से उत्पादक गतिविधि ठप होने की वजह से उनके पगार बंद हो चुके हैं, उनकी माहवारी बंद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उद्योग मालिकों को इस बात की छूट दे दी है, इस बंदी के स्थिति में उन्हें वो वेतन नहीं दे, सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं लगाई जाएगी। तो सरकार इनका एक सर्वेक्षण करे, एक अनुमान लगाए, एक अंदाजा लगाए कि समाज का कौन सा ऐसा तबका है जो राहतों से अभी महरूम है और उनके पास तुरंत जो है राहत का और उस आपदा इंतजाम पहुंचाए जाने की त्वरित जरूरत है। कहीं न कहीं हमें लगता है कि जिस तरह भारत में कोरोना पेंडेमिक अब केवल 4 राज्यों की कहानी बनकर रह गई है, 80% कोरोना के नए रोगी इन्हीं 4 राज्यों से आ रहे हैं और देश के कम से कम जो 10 लाख से ऊपर के आबादी वाले शहर हैं और करीब 4,500 जो म्यूनिसिपैलिटी टाउन है, उनके लोगों को रोज के रोज जीवन गुजारने, बिताने और साथ ही साथ उनके रोजगार की सुरक्षा को लेकर के इस सरकार को तुरंत एक बड़ा पैकेज लेकर आना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो इकोनॉमिक रिकवरी का जो पैकेज जो सरकार ने तथाकथित रूप से कितने लाख करोड़ का लेकर के आई, 25 लाख करोड़ का कितना राहत पैकेज लेकर के आई, वह कोई ऐसा राहत नहीं है। वह केवल सुस्त पड़े हुए वो फंड जो बैंकेबल इन्वेस्टमेंट है, जो रिजर्व बैंक से लेकर के तमाम कमर्शियल बैंकों में वो डिपॉजिट जमा है और वो इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट की वो एक नई गाइडलाइन है, जिसके तहत बजट और सालाना योजना के प्रावधानों से अलग हटकर इस कोरोना पेंडेमिक के बहाने नए प्रावधान निवेश के तय किए गए हैं, जिसके जरिए ये अनुमान और अंदाजा लगाया गया है कि देश में आर्थिक गतिविधियों को इन नए निवेश प्रस्तावों से एक तरह से नया बल मिलेगा। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम अब पूरे देशवासी और देश के 135 करोड़ लोग दिन रात आत्मनिर्भर बनने के लिए हर तरीके से कठोर मेहनत करेंगे। ये एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। जिस तरीके से चीन के साथ हमारा लंबा तनाव चल रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक से दो चार हुई है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन, पर्यटन, होटल और न जाने कितने तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गतिविधि इस कोरोना पेंडेमिक के बहाने प्रभावित होगी, ऐसे में हमें अपनी जरूरतों, हमें अपनी विकास की जरूरतों, हमें अपनी रोजगार की जरूरतों
हमें अपनी उपभोग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विकेंद्रीकृत एक पूरी राष्ट्रीय कार्य योजना बनानी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लोकतंत्र की भावना का एहसास हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक तरह से पूरे तौर पे पारदर्शी प्रशासन की भावना का स्फुरण हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अवसर की समानता का एक तरह से प्रस्फुटन हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रूरल सेंट्रिक पूरी विकास का एक मॉडल बने और हर एक तरह से वल्नरेबल व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इम्पावर्ड फील करे। इसकी पूरी कार्य योजना जो है बनाई जानी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री देश के और समाज के तमाम तबकों से ये अनुरोध करें, उन्हें इस तरीके की योजना चाहिए, तो हम इस योजना का सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार करते हुए नए नए सुझावों से भारत सरकार को लवरेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज यह बेहद जरूरत है कि समाज का वो तबका जो इस कोरोना पेंडेमिक से बिल्कुल त्वरित रूप से प्रभावित हुआ है, उसके लिए सरकार फौरी रूप से एक राहत का ऐसा पैकेज लेकर के आए जिससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और सरकार की तरफ एक ऐसा राहत जाए कि वो सारे प्रभावित लोग एक त्वरित राहत का एक तरह से एहसास करें। दोस्तों, बस इसी नोट के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सब खैर, गुड बाय।